नमस्कार। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही अहम और हालिया फैसले पर बात करेंगे। जी, जमनालाल बनाम राजस्थान राज्य और अन्य। हाँ, ये 2025 का जजमेंट है, INSC 935। ये कानून की दुनिया से जुड़े लोगों के लिए, जैसे वकील हैं, लॉ स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए काफी जरूरी है। बिल्कुल। ये मामला पॉक्सो एक्ट से जुड़ा है, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। अच्छा। इसमें एक दोषी की सजा को राजस्थान हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने उसे पलट दिया। हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का वो ऑर्डर रद्द कर दिया। हम्म। और क्यों किया, इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारी चर्चा का बेसिस सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस केस के फैक्ट्स क्या थे, मतलब हुआ क्या था असल में? मामला यह है कि एक व्यक्ति, जिसे हम रेस्पोंडेंट नंबर 2 कहेंगे, उस पर पॉक्सो एक्ट की धारा 342 और साथ में आईपीसी की धारा 376(3) यानी रेप से जुड़े गंभीर आरोप थे। और ट्रायल कोर्ट ने उसे दोषी पारा और पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल की काफी सख्त सजा सुनाई। आरोप क्या थे कुख्ती रूप से, और ट्रायल कोर्ट किस नतीजे पर पहुंचा था? देखिए, पीड़िता जो घटना के वक्त नाबालिग थी, उसकी उम्र करीब 14 साल 3 महीने बताई गई, स्कूल रिकॉर्ड और बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर। अच्छा। उसका बयान था कि 13 जून 2023 को शाम के वक्त वो खेत में गई थी शौच के लिए। हम्म। तभी अभियुक्त ने, मतलब रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने, बंदूक दिखाकर उसे अगवा किया और फिर उसके साथ रेप किया। और ट्रायल कोर्ट ने इस बयान को माना? हाँ, ट्रायल कोर्ट ने पीड़िता, उसकी माँ और पिता तीनों की गवाही पर भरोसा किया, उन्हें विश्वसनीय माना। अच्छा, लेकिन ऐसे केसेस में मेडिकल और फोरेंसिक सबूत भी तो बहुत मायने रखते हैं, उनका क्या हुआ? हाँ, यहीं पर मामला थोड़ा सा पेचीदा हुआ। मेडिकल जांच हुई, उसमें कोई बाहरी चोट नहीं मिली। ओके। और जो हाइमन था, वो पुराना फटा हुआ पाया गया। और एफएसएल रिपोर्ट, मतलब फोरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट, वो उस वक्त पेंडिंग थी, आई नहीं थी। तो फिर ट्रायल कोर्ट ने कैसे माना? ट्रायल कोर्ट ने कहा कि एफएसएल या डीएनए रिपोर्ट का इंतजार करना जरूरी नहीं है, वो बस एक, आप कह सकते हैं, कोरॉबोरेटिव एविडेंस होता है, यानी सहायक सबूत। अच्छा, मतलब मुख्य आधार पीड़िता की गवाही ही थी। जी हाँ, मुख्य आधार पीड़िता का बयान था। और ट्रायल कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के किसी खास नियम का भी इस्तेमाल किया था? हाँ, किया था। ट्रायल कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट की धारा 29 और 30 का जिक्र किया। धारा 29 और 30 ये क्या कहती हैं? इनके तहत एक प्रिजम्पशन होता है, मतलब एक कानूनी अनुमान। अगर पीड़िता बयान देती है कि अपराध हुआ है, तो कानून ये मानकर चलता है कि अभियुक्त ने ही अपराध किया है। ओह, तो बर्डन अभियुक्त पर आ जाता है खुद को बेगुनाह साबित करने का? बिल्कुल। जब तक अभियुक्त इसे गलत साबित न कर दे, ये अनुमान उसी के खिलाफ जाता है। समझ गई। तो ट्रायल कोर्ट ने इन सब आधारों पर सजा दे दी, लेकिन फिर हाई कोर्ट ने सजा निलंबित, मतलब सस्पेंड क्यों कर दी? अभियुक्त जेल में था करीब 1 साल 3 महीने से। उसने हाई कोर्ट में अपील की और साथ में सजा सस्पेंड करने की अर्जी लगाई। और हाई कोर्ट ने कुछ कारण बताते हुए उसकी सजा सस्पेंड कर दी और उसे जमानत दे दी। क्या कारण दिए हाई कोर्ट ने, ये जानना जरूरी है। हाई कोर्ट ने मूलतः 4-5 बातें कही। पहला, कि मेडिकल सबूतों से यौन हमले की सीधी पुष्टि नहीं हो रही। ठीक है। दूसरा, एफएसएल डीएनए रिपोर्ट है नहीं। तीसरा, ये बात थोड़ी अविश्वसनीय लगती है कि घर में टॉयलेट होते हुए पीड़िता बाहर शौच के लिए क्यों गई। ये तर्क तो कई बार सुना है। और चौथा, कि भाई अपील का फैसला आने में तो टाइम लगेगा, तो तब तक सजा सस्पेंड कर देते हैं। लेकिन पॉक्सो जैसे गंभीर अपराध में क्या ये कारण काफी थे, खासकर जब ट्रायल कोर्ट ने गवाही को विश्वसनीय माना था? यही सवाल सुप्रीम कोर्ट में उठा। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचा? पीड़िता के परिवार ने अपील की? हाँ, पीड़िता के पिता ने हाई कोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और राज्य सरकार ने भी इसका विरोध किया। राज्य सरकार ने क्या कहा? राज्य सरकार ने बताया कि अभियुक्त का तो पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है, उस पर 11 मामले पहले से थे, जिनमें से 6 तो उस वक्त भी चल रहे थे। अरे बाप रे, 11 मामले! जी। दूसरी तरफ अभियुक्त का कहना था कि भाई मैंने जमानत की कोई शर्त तोड़ी नहीं है और केस में कोई पक्का फोरेंसिक सबूत भी तो नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कैसे देखा इस पूरे मामले को? हाई कोर्ट के तर्कों पर क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के तर्कों को बिल्कुल नाकाफी माना। कहा कि ये तो सिर्फ अटकलों पर आधारित हैं। अच्छा। कोर्ट ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट में फाइनल ओपिनियन एफएसएल के इंतजार में था, पेंडिंग था। इसका ये मतलब नहीं कि पीड़िता की गवाही को ही अनदेखा कर दिया जाए।
सही बात है। और सिर्फ अपील पेंडिंग है या एफएसएल रिपोर्ट में देर हो रही है, ये सजा सस्पेंड करने का कोई ठोस आधार नहीं हो सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने सजा सस्पेंड करने के जो कानूनी सिद्धांत हैं उन पर कुछ रोशनी डाली, सीआरपीसी की धारा 389 पे। हाँ, बिल्कुल डाली। सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 389 पर बात की, जो सजा के निलंबन से डील करती है। उन्होंने ओम प्रकाश सानी केस, जो 2023 का है, उसका हवाला दिया। ओम प्रकाश सानी। हाँ, उसमें कहा गया था कि एक बार जब ट्रायल कोर्ट ने दोषी मान लिया, कन्विक्ट कर दिया, तो वो जो निर्दोष होने का अनुमान होता है ना, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, वो खत्म हो जाता है। हाँ, ये तो बेसिक प्रिंसिपल है। तो सजा सस्पेंड करने के लिए अपीलेट कोर्ट को रिकॉर्ड पर कोई बहुत साफ कोई प्रकट गलती दिखानी होगी। पेटेंट एरर मतलब सिर्फ ये कह देना कि ट्रायल कोर्ट का व्यू पॉसिबल था काफी नहीं है? नहीं। अपीलेट कोर्ट का काम ये नहीं है कि वो सजा सस्पेंशन की स्टेज पर ट्रायल कोर्ट की तरफ फिर से सारे सबूतों का बारीकी से मूल्यांकन करें। समझ गई। मतलब अपील दायर करना ही काफी नहीं है, कुछ ठोस दिखाना होगा कि ट्रायल कोर्ट का फैसला पहली नजर में ही गलत लग रहा है। बिल्कुल सही। और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि हाई कोर्ट ने अभियुक्त के आपराधिक इतिहास को नजरअंदाज कर दिया। हाँ, वो 11 मामलों वाली बात। जी, उन्होंने नीरू यादव केस 2014 का उसका जिक्र किया। कहा कि जमानत रद्द करना सिर्फ शर्तों के उल्लंघन पर ही नहीं होता। अगर जमानत देने का आदेश ही गलत कारणों पर इर्रेशनल तरीके से दिया गया हो तो भी उसे रद्द किया जा सकता है। अच्छा, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। और हाई कोर्ट के बाकी तर्क, जैसे वो एफएसएल रिपोर्ट या पीड़िता का बाहर जाना? एफएसएल रिपोर्ट पर राज्य ने बताया कि वो अब आ गई है और अभियुक्त के खिलाफ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसे अपने फैसले का आधार नहीं बना रहे। कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट के बिना भी ट्रायल कोर्ट का फैसला सही था, पीड़िता की गवाही के आधार पर। और ये जो बातें हैं कि पीड़िता बाहर क्यों गई, इन छोटी छोटी बातों को सजा सस्पेंशन की स्टेज पर इतना वजन देना ठीक नहीं। और अपराध की गंभीरता? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने विजय कुमार केस 2002 का भी हवाला दिया। कहा कि हत्या जैसे या पॉक्सो जैसे जो गंभीर अपराध होते हैं, उनमें जमानत या सजा सस्पेंशन पर विचार करते समय अपराध कितना गंभीर है, कैसे किया गया, उसकी प्रकृति क्या है, इन सब बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो अंत में सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आया? सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाई कोर्ट ने सजा निलंबित करते समय जो जरूरी बातें थीं उन पर ध्यान नहीं दिया और जो गैर जरूरी बातें थीं उन्हें ज्यादा महत्व दे दिया। तो आदेश रद्द कर दिया? हाँ, हाई कोर्ट का सजा सस्पेंड करने का आदेश रद्द कर दिया गया और अभियुक्त को तुरंत सरेंडर करने का निर्देश दिया। तो इस फैसले का क्या महत्व है? आगे के मामलों पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये फैसला पॉक्सो जैसे संगीन मामलों में सजा सस्पेंशन की अर्जियों पर विचार करते समय एपेलेट कोर्ट्स के लिए एक तरह से गाइडलाइन है। ये जोर देता है कि सीआरपीसी 389 के तहत अगर सजा सस्पेंड करनी है तो उसके लिए डिटेल्ड और ठोस कारण देने होंगे। सिर्फ ये कह देना कि अपील में देर लगेगी या शुरुआती मेडिकल रिपोर्ट में कंफर्मेशन नहीं है, ये काफी नहीं है। खासकर जब पीड़िता की गवाही भरोसे लायक पाई गई हो। बिल्कुल। अभियुक्त का पिछला रिकॉर्ड, अपराध की गंभीरता, ये सब भी देखने होंगे। ये वाकई एक अहम फैसला है। ये एक तरह से प्रक्रिया की निष्पक्षता और अपराध की गंभीरता के बीच संतुलन साधने की कोशिश करता है। जी हाँ। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि जब दोष सिद्धि मतलब कन्विक्शन मुख्य रूप से पीड़िता की गवाही पर आधारित हो और मान लीजिए तुरंत कोई फॉरेंसिक पुष्टि नहीं है, तो फिर सजा निलंबन के स्टेज पर अदालतें अभियुक्त के अधिकारों और समाज की सुरक्षा के बीच वो महीन संतुलन कैसे बनाएंगी? ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, ये विचार करने योग्य प्रश्न है।